दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 जो कि वर्ष 2021 में परीक्षा हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो हिंदी का प्रश्न पूछा गया था सीटेट पेपर 1 में, वो सभी प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका 22 दिसंबर 2021 को प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में। तो आपको यदि सीटेट का एग्जाम पास करना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए। निश्चित रूप से आप सीटेट पास कर जाएंगे, क्योंकि सीटेट पास करने के लिए यही सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेशन होती है। तो आप ज़्यादा कुछ इधर उधर मत पढ़िए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़िए। आप निश्चित रूप से सीटेट का एग्जाम पास कर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आपको कहीं से कुछ प्रश्न पूछा नहीं जाता। यही सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछा जाता है। क्वेश्चन का लेवल यही होता है। थोड़ा बहुत आपका यहाँ पर घुमाकर प्रश्न को पूछता है, लेकिन प्रश्न यही सब होता है। ठीक है, तो सीटेट पास करने के लिए आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है आपको। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए सीटेट जितने भी परीक्षा हुआ है 2011 से 2024 तक सही प्रश्न को लेकर आऊँगा। ठीक है, आपके लिए आप पढ़ लीजिए सिर्फ सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, निश्चित रूप से आप पास कर जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 22 दिसंबर 2021 को जब पूछा गया था प्रश्न सीटेट पेपर 1 में हिंदी का, वो सभी प्रश्न हिंदी का आप पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न से। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। यहाँ पर प्रश्न है, निर्देश 121 से 128 से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है और इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हमको मिलेगा आगे देखने को लिए, ठीक है, इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हम उत्तर देंगे। ठीक है, पहले तो हम गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। गद्यांश पर आधारित ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। गद्यांश से मेरे दिमाग में बात आएगी कि प्रेमचंद्र के ज़माने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी थे और प्रेमचंद्र ने कभी भी आचार्य शुक्ल की तरफ नहीं देखा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है गद्यांश में कि प्रेमचंद्र के ज़माने में कौन था, तो रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, और प्रेमचंद्र ने कभी भी आचार्य राम शुक्ल की तरफ देखा नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं महसूस की। ठीक है, अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु के ज़माने में हिंदी कहानी के सबसे बड़े आलोचक नामवर सिंह थे। यहाँ पर क्वेश्चन कहीं बन जाएगा कि फणीश्वर नाथ रेणु के ज़माने में हिंदी कहानी के सबसे बड़ा आलोचक कौन थे, तो याद रखिएगा यही था आपका नामवर सिंह। ठीक है, नामवर सिंह थे। रेणु ने उनकी तरफ नहीं देखा। ठीक है, मुझे अपने लिए एक दूसरे आलोचक की तलाश करनी चाहिए जिसे हम सामान्य पाठक कहते हैं। ऐसा मुझे लगा जिसे आम पाठक कहते हैं कॉमन रीडर या सामान्य पाठक कहते हैं। ठीक है, सामान्य पाठक को क्या कहते हैं, कॉमन रीडर कहा जाता है। और जो लेखक उनकी स्मृतियों में और जुबान पर रह जाता है, कोई भी आलोचक उसे अनदेखा न करने के लिए मजबूर होता है। तो मैंने उस सामान्य पाठक को अपना आलोचक समझा। बाद के दिनों में जो कुछ भी लिखा, मैंने देखा कि उस आम पाठक की दिलचस्पी उसमें हो रही है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो ढेर सारे लोग लिख रहे थे। हमारे साथ के दिल्ली के लोग, चंडीगढ़ के लोग, इलाहाबाद के कथाकार लेखक, जालंधर के कथाकार पटना में और कलकत्ता में भी थे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लेखकों की नज़र दिल्ली या इलाहाबाद के उन लेखकों पर रहती थी जो आधुनिक लेखक कहे जाते थे। मेरी भी कोशिश लगभग वैसे ही थी कि आधुनिक हो सकूं, और आधुनिक लेखन हुआ था जो परंपराओं से विरोध करने के लिए जाना जा रहा था। आधुनिक लेखक किसका विरोध करते थे, परंपराओं का विरोध करते थे। ठीक है, परंपरा को नकार कर किया जा रहा था, ऐसा हम नहीं सोच रहे थे। कहीं ना कहीं मेरे भीतर लोक परंपरा कहिए या प्रेमचंद्र की परंपरा हुआ थी, लेकिन मैं वैसा दिखना चाह रहा था जैसे वे कह रहे थे, लिख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ था, इस गद्यांश पर आधारित आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सबसे बड़े आलोचक है, तो सबसे बड़े आलोचक थे आपका नामवर सिंह। ऑप्शन 4 राइट आंसर जगह नामवर सिंह। प्रश्न है आपके सामने, लेखक ने सामान्य पाठक को डैश की संज्ञा दी है, तो लेखक ने सामान्य पाठक को कॉमन रीड की संज्ञा दी है। ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह कॉमन रीड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने,
प्रश्न है कि उस जमाने में लेखकों की नज़र इलाहाबाद या दिल्ली के लेखकों पर रहती थी, क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। ऑप्शन 4 राइट आंसर जगह, क्योंकि वे आधुनिक लेखक कहे जाते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक लेखक की पहचान डैश है। तो आधुनिक लेखक की पहचान जो थी ये आपका परंपराओं का विरोध था। ऑप्शन 1 राइट आंसर जगह, परंपराओं का विरोध। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, लेखक ने अनुच्छेद में स्वयं के किस द्वंद्व की ओर संकेत किया है? तो लेखक ने अनुच्छेद में स्वयं को जो है अपने किस द्वंद्व को संकेत किया है? तो लोक परंपरा और आधुनिक लेखन को। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह, लोक परंपरा और आधुनिक लेखन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, डैश शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता है। डैश शब्द के लिए आधुनिक विशेषण का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आपका लोक परंपरा का ऑप्शन 3 राइट आंसर जगह, लोक परंपरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो आपका राजधानी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, राजधानी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो लिखना, पढ़ना, देखना ये तो आपका शब्द है, लेकिन दिखना कोई शब्द नहीं होता। ऑप्शन 3 यही हो जाएगा, भिन्न। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश 129 से 135 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, पहले गद्यांश को पढ़िए, इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। गद्यांश से पूरे विश्व में लाखों लोग पिछले कई वर्षों से इसी प्रयास में संलग्न है कि सीखना सदा जारी रहे और सीखने के इस इल्म के साथ सारा समाज सजग और सबल समाज के रूप में विकसित हो सके। सीखने की निरंतरता और सीखने की सहजता के रिश्ते को परिभाषित करना इस प्रयास की पहली शर्त थी, मगर हम ऐसा नहीं कर सके। पहली आवश्यकता तो यही थी कि सीखने के हर प्रयास को प्रतिष्ठित किया जाता है, उसे मान दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, और फिर जो भी सीखने की ओर प्रवृत्त होता है उसे आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सीखने के सारे रास्ते खोल दिए जाते हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ। हमने सीखने के इल्म को न तो प्रतिष्ठित किया और न ही हमने सीखने को स्वधर्म माना। इसके विपरीत हमने सिखाने के बड़े इंतजाम किए और इन इंतजामों में सिखाने के साधन प्रबल हो गए और सीखने वाला गौन हो गया। सीखने वाला न केवल गौन हुआ बल्कि साधनों के अंबार में दब गया, बहुत पीछे छूट गया। या क्या हुआ इसकी किसी को पता भी नहीं चला। ठीक है, इसका किसी का भी पता नहीं चला। वास्तविकता कुछ और भी है। भारतीय समाज की ओर जब स्थावान दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर आदमी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ सीख लेने और कर लेने के प्रयास में निरंतरता जुटा हुआ है। यह उसके अस्तित्व का सवाल भी और रोजी रोटी का भी क्या है, सवाल है। जितने और जैसे कौशल का विकास हमारे समाज में सहज रूप से होता है, वैसे कौशल निर्माण संभवतः औपचारिक शिक्षा संस्थानों के बूते की बात भी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर गद्यांश दिया होता है। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रश्न है, भारतीय समाज में सीखने का संबंध डैश से है? तो भारतीय समाज में सीखने का संबंध आपका है अस्तित्व और बुनियादी आवश्यकताओं से। ऑप्शन 4 राइट आंसर जगह, अस्तित्व और बुनियादी आवश्यकताओं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न कहता है कि लेखक के अनुसार सीखने के संदर्भ में कौन सी बातें उचित नहीं है? तो लेखक के अनुसार सीखने के संदर्भ में बात जो है ये आपका सीखने में सहजता का होना यह उचित नहीं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, सीखने में सहजता का होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है कि लेखक ने डैश की सीमाओं का उल्लंघन किया है? तो लेखक ने आजीवन शिक्षा का सीमा का उल्लंघन किया। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, आजीवन शिक्षा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, सीखने की प्रक्रिया में डैश प्रमुख है और डैश गौण है? तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला और क्या है आपका, सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाला प्रमुख है और साधन क्या है, गौण है। ऑप्शन 3 राइट आंसर, यही जगह सीखने वाला साधन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, अनुच्छेद में डैश और डैश के महत्व का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद में जो है यह आपका साधन और निरंतरता के महत्व का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, साधन और निरंतरता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, संस्थाओं के बूते की भी बात नहीं थी, वाक्य में बूते शब्द का अर्थ क्या होगा?
तो भूते शब्द का अर्थ है समर्थ। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा समर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, कौन सा शब्द समूह विशेषणों का शब्द समूह है, बताएंगे। तो यह आपका सजग, सबल और अस्थावान, यह आपका विशेषणों का शब्द समूह है। ऑप्शन ए का राइट आंसर होगा सजग, सबल, अस्थावान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत को अपने घर की बोली में लिखो। यह प्रश्न डैश को पोषित करता है। तो यह प्रश्न आपका बहुभाषिकता को पोषित करता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह बहुभाषिकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुशोर होता है, उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न कैसा है। तो यह प्रश्न जो है आपका बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, भाषा अर्जन क्षमता है। तो भाषा अर्जन क्षमता आपका भाषा जो है अर्जित की जाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह भाषा अर्जित की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। दिया हुआ प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, बताएंगे। तो मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा मुख्य विचार को ढूंढने के लिए पढ़ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक बनाते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। तो इसका राइट आंसर भाषा की सरलता पर। ऑप्शन ए का राइट आंसर भाषा की सरलता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे। कहानी पढ़ते समय एक शिक्षक के रूप में आप किस बिंदु पर सर्वाधिक ध्यान देंगे, ऑप्शन बताएंगे। तो भाव अनुसार पठन पर। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह भाव अनुसार पठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, पठन के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का। तो भाषा शिक्षण का क्या है, बताएंगे इसका ऑप्शन में। तो भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 2 राइट आंसर का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है आपका मात्राओं का ज्ञान। ऑप्शन 2 राइट आंसर का मात्राओं का ज्ञान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका बातचीत। ऑप्शन ए एक राइट आंसर जगह बातचीत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर जगह सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न है आपके सामने, बच्चों की कल्पशीलता और सृजनात्मकता का विकास की दृष्टि से कौन सा विषय सर्वाधिक उचित है। तो आपका 2 बिजली चली गई। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह बिजली चली गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की पाठ के संदर्भ में इस सहज के रूप में आए व्याकरणिक बिंदुओं को उसी संदर्भ में स्पष्ट करना डैश कहलाता है। तो संदर्भ व्याकरण। ऑप्शन 4 राइट आंसर जगह संदर्भ व्याकरण। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि विद्यार्थी विशेष की समस्या को पहचानकर उसके अनुसार शिक्षण विधि में सुधार डैश का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। ऑप्शन ए एक राइट आंसर का पोर्टफोलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, लिखने में कठिनाई होना डैश से संबंधित है। तो लिखने में कठिनाई होना जो है ये आपका डिस्ग्राफिया से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन 2 राइट आंसर का डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया जो है यह पठन संबंधी विकार होता है। तो आपका लिखना से पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखने से संबंधित विकार जो है आपका डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। और लास्ट प्रश्न है आपका प्रश्न 150। लास्ट प्रश्न की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका भाषा समृद्ध परिवेश। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से सीटेट पेपर 1 जो कि 22 दिसंबर 2021 को पूछा गया था आपका हिंदी का प्रश्न, ठीक है, ये सही प्रश्न समाप्त हुआ। ये सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था।
आपको सीटेट पास करने के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम आपके लिए 2011 से 24 तक जितने भी सीटेट की एग्जाम हुआ है सही प्रश्न मैं एक एक करके लेकर आऊँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।